गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने टॉपिक को जो उसका बैलेंस पोर्शन है फॉरवर्ड करेंगे और देखना यह है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश किया था कि कास्ट ऑफ कैपिटल के रेफरेंस में कास्ट ऑफ डेट्स या डिबेंचर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसी मैटर में हम लोगों की चर्चा चल रही थी। तो हम लोग ये कह रहे थे कि यदि डिबेंचर के सामने ये बात पहले से ही मेंशन है कि 10% डिबेंचर, तो इसका मतलब है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो डिबेंचर को इशू करके फंड को कलेक्ट किया था उसके लिए इस डिबेंचर की कास्ट 10% है, जैसा कि डिबेंचर के सामने लिखा है। तो फिर हमारे आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है कि जब डिबेंचर की कास्ट ऑलरेडी गिवन है और हमें नोन है, तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत क्या आ गई, इसको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? यही हमारे आपके लिए सबसे मूल प्रश्न है। और फार्मूले हम लोगों ने दो पढ़े, एक ऐसा फार्मूला जो रिडीमेबल डिबेंचर के बारे में हो और एक ऐसा फार्मूला जो इरिडीमेबल डिबेंचर के बारे में हो। तो ऐसे परिस्थिति में या ऐसी परिस्थिति में हम कास्ट को कैलकुलेट करते समय किन बातों पर विचार करें, और दिमाग में ये प्रश्न ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है कि यदि कास्ट ऑलरेडी दी है तो हम कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, यही प्रश्न हम लोगों के सामने बना हुआ है। अगर हम इस बात को फार्मूले में देखें तो फार्मूले से स्पष्ट हो रही है। मैं फिर से फार्मूले को लिख रहा हूं, आप लोग तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। यहां मैंने लिखा कास्ट के, क्यों लिखा है आप लोगों को मालूम है, या के डी ही लिख दें तो भी आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। के डी इक्वल टू इंटरेस्ट, और यहां लिखा हुआ है, अभी आप नोट नहीं करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। यदि आपका फार्मूला इतना ही होता कि इंटरेस्ट अपॉन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ये मैं आपको नोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनने के लिए लिख रहा हूं और देखने के लिए। यदि फार्मूला इतना ही लिखा होता कि इंटरेस्ट अपॉन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और यदि आप परसेंट में कास्ट को कैलकुलेट करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी अपनी डिजायर है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा देखने में अच्छा सा परसेंट आएगा, अदरवाइज पॉइंट में आ जाएंगे। अब आप सोचिए अगर फार्मूला ऐसे ही होता तो इसमें आपको हंसी आती कि इसको करने की जरूरत क्या थी भाई। 10% लिखा हुआ है तो इसको हम न भी बोले तो भी काम चलेगा, 10% का मतलब 10/100 ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। और फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है तो 100 से भाग दे दीजिए। अब आप जरा सोचिए कि कोई मतलब निकला? कुछ नहीं। या और अच्छा समझना चाहते हो
तो 10% लिखा है, यहाँ आपने 100 लिखा, एक डिवेंचर की वैल्यू जो आपको मिली थी, परसेंट में जानना चाहते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर वही 10% आएगा। तो आपके मन में आएगा कि आखिर क्या हमको पड़ी थी, डिवेंचर के मुख पर लिखा हुआ था कि 10% डिवेंचर, फार्मूला लगा के सॉल्व किए तो भी 10% आया, तो फिर हमको ये सब पढ़ने पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस इंटरेस्ट को हम यहां लिखें कितना, इसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं, और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर जो मैंने लिखा इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि क्या जरूरी है कि 100 रुपए का एक डिवेंचर या आपकी डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो क्या वह 100 रुपए में इशू भी हुआ हो सकता है डिस्काउंट पर इशू हुआ था। तो अगर वो डिस्काउंट पर इशू हुआ था और 90 रुपए ही कंपनी को मिले थे, तो कंपनी तो यह मान करके चल रही है कि मैं 90 रुपए से बिजनेस कर रहा हूं, तो यहां वो 90 लिखता है। इसका मतलब कंपनी की विचारधारा क्या है कि मैं 90 रुपए ही वास्तव में डिवेंचर होल्डर से पाया और 90 के बदले में 10 रुपए लौटा रहा हूं, न कि मैं 100 के बदले लौटा रहा हूं, क्योंकि मैंने तो डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किया था। आप कहेंगे सर जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीमियम पर इशू हुए हों, तो उस परिस्थिति में 110 भी तो मिला होगा आपको। कहा ये भी ठीक बात है आपकी। तो कंपनी का विचार ये हो जाएगा कि मैंने जो है डिवेंचर होल्डर से कितना लिया, 110 दिया, कितना उनको, इसके बदले केवल 10 रुपए। तो इसका मतलब है कि मुझे यह कहना चाहिए कि मैंने 100 के बदले 10 नहीं दिया है, मैंने तो उनसे 110 रुपए लिया था, उसके बदले 10 दिया है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब पूरे पूरे 100 के डिवेंचर थे, 100 कंपनी को रिसीव भी हुए थे, अब जाके मामला दुरुस्त है। अब आप कहेंगे कि कंपनी ने 100 का डिवेंचर दिया तो 100 ही रुपए लिया था और 100 के बदले 10 रुपए वापसी में भुगतान किया था, कास्ट 10 रुपए मान ली जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ साफ साफ नहीं है, इसलिए टॉपिक पढ़ाना आवश्यक हो गया कि 10% गिवन होने के बाद भी आप क्यों पढ़ना चाहते हैं कि कास्ट ऑफ डिवेंचर क्या है। इसका मतलब अलग अलग परिस्थितियों में इसका कॉन्सेप्ट बदल रहा है। तो हम यहां फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर न लिख के हमको लिखना क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में कितना मिला। 100 रुपए के डिवेंचर जरूर थे, तो क्या 100 पाए थे या 90 पाए थे या 110 पाए थे। एक तो कंक्लूजन ये है। दूसरा क्या है, दूसरा इंपैक्ट मैं आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ाते समय बताया था, अभी मैं फिर एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं कि यदि कोई कंपनी डिवेंचर और लोन के मार्फत फंड कलेक्ट करेगी तो आप लोग जाओ, और उसको टैक्स भी देना ही है, प्रॉफिट में है नहीं भी है तो उसका जो रेट ऑफ टैक्स है कारपोरेट सेक्टर का वो तो देना ही, वो फ्लैट रेट पर लगता है। तो अगर टैक्स देना है तो जो इंपैक्ट ऑफ टैक्स है ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस इंपैक्ट को भी हमें आपको दिखाना है। तो इसका मतलब आप उस इंपैक्ट को समझिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कोई भी कंपनी टैक्स से पहले चुकाती है, फिर बैलेंस अमाउंट पर हम प्रॉफिट में से क्या घटाते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, फिर टैक्स लगाते हैं।
लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं वो आफ्टर टैक्स देते हैं। इसका मतलब उनको दिया हुआ डिविडेंड इक्विटी या प्रेफरेंस को टैक्स से प्रभावित नहीं है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को दिया हुआ इंटरेस्ट टैक्स के रेट से वह प्रभावित है। तो आइए दोनों अंतरों को समझने की कोशिश करें, फिर आपको ये बात समझ आएगी कि वास्तव में इसका फार्मूला ऐसा ही क्यों नहीं है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले इस फार्मूले को समझने से पहले आप इंपैक्ट ऑफ टैक्स को समझ लें, जिसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी। मान लीजिए कि आपके जानकारी में, संज्ञान में दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यहां कंपनी से है। एक है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है बी लिमिटेड। तो ऐसी स्थिति में हम यहां लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है? मान लिया जाए कि दोनों ही कंपनियों ने 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। दोनों को 100 रुपए के प्रॉफिट मिल पाए, इसलिए लिखा गया प्रॉफिट बिफोर। अभी इस कंपनी ने इंटरेस्ट पेड नहीं किया है और टैक्स भी नहीं दिया है। चलिए मान लेते हैं ए लिमिटेड ने डिवेंचर इशू करके या बॉन्ड इशू करके या किसी बैंक से लोन लेकर के फंड कलेक्ट किया था। वेयर देयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 8%। डिवेंचर मान लीजिए 8% वाला था या बैंक से लोन था तो 8% वाला ही था, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखा जाए कि कितने रुपए लोन लिए गए थे। मैंने मान लिया कि 100 ही रुपए लोन लिए गए थे। 100 रुपए का डिवेंचर था तो 100 का 8% निकालेंगे तो 8 रुपए हो रहे हैं, राइट है। लेकिन बी लिमिटेड ने कोई इस तरीके से फंड कलेक्ट नहीं किया था तो उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसने अपने संपूर्ण कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रेफरेंस और इक्विटी को ही इशू करके फंड कलेक्ट किया था। उसने किसी प्रकार का कोई लोन या डिवेंचर या बॉन्ड इशू करके पैसे कलेक्ट नहीं किए थे। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? अब इस कंपनी के पास बच रहे हैं 92, जबकि इनके पास पूरे अभी भी 100 रुपए बच रहे हैं। बिकॉज ऑफ ही हैज नॉट टेकन एनी लोन, नॉट इशू एनी डिवेंचर, तो इंटरेस्ट देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उनके हाथ में पूरे 100 हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो दे चुके ना। अब इसको आप बिफोर टैक्स कहिए। आइए इनको टैक्स दे दीजिए। मान लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर का मामला है, 50% फ्लैट रेट से टैक्स है। 50% अगर आप टैक्स लगाओगे तो इसका 40%, 50% कितना हो जाएगा? 46 और 50। यहां आप जानते हैं बैलेंस 50 बचेगा, यहां भी 46 बचेगा। अब इसको आप कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब पूरा सुनी लीजिए। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर इशू हुए होते तो उनको हम डिविडेंड दे देते, इसी फिगर पर डिविडेंड देंगे। इक्विटी इशू हुए होते तो उनको दे देते, राइट है। इसका मतलब दिस अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। अब यह किसके लिए उपलब्ध है? शेयर होल्डरों के लिए। अब आप जरा ध्यान से सुनिए। ए लिमिटेड ने टैक्स के नाम पर कितने रुपए पेमेंट किया? आप कहेंगे सर ए लिमिटेड का अमाउंट ऑफ टैक्स पेड 46 है। बी लिमिटेड ने कितना किया? 50।
अर्थात ए लिमिटेड से बी लिमिटेड ने 4 रुपए टैक्स ज्यादा दिए। बोलिए, सरकार के पास 4 रुपए इन्होंने ज्यादा पेमेंट की इनके कंपैरिजन में, राइट है। अब एक प्रश्न ये पैदा हुआ कि यदि ये 4 रुपए ज्यादा दिए टैक्स के नाम पर, तो क्या इनकी कोई वैल्यू सरकार की नजर में बढ़ गई? ऐसा तो कुछ नहीं है। इनको 50 देना पड़ा, इनको 46 ही देना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने यहां पर 8 रुपए इंटरेस्ट दिया था। बोलिए, 8 रुपए इंटरेस्ट देने की वजह से इनका प्रॉफिट इनकी तुलना में 8 रुपए कम हो गए। कम हो गए। प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम देना पड़ा, 4 रुपए टैक्स बच गए। बोलिए, इसका मतलब 8 रुपए जो ये टैक्स दिए, बोलिए, तो वह इंटरेस्ट दिए, उसमें से 4 रुपए इनको ज्यादा देना पड़ा, इन्होंने 4 बचा लिए। तो ये मान लिया जाए कि कंपनी समझ रही है कि मुझे 8 रुपए जो इंटरेस्ट देना पड़ा वह वास्तव में 4 ही रुपए है। वो वास्तव में कितने हैं? 4 रुपए। इन्होंने तो बिना वजह 4 रुपए दे दिया, हम तो कम से कम उधार लिए थे। और उसका इनको लाभ क्या मिलेगा कि जितने रुपए इन्होंने लोन लेकर के बिजनेस में लगाए थे, उतने शेयर इनको कम इशू करने पड़ेंगे। तो इनके यहां शेयर होल्डरों की संख्या कम होगी, और ये लोन नहीं लेंगे तो इनको शेयर ज्यादा इशू करने पड़ेंगे। इनके यहां शेयर होल्डरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इनकी जो अर्निंग पर शेयर है इनसे कम हो जाएगी। इसी का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका मतलब बोथ द ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉयड इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन हिज बिजनेस, but B Limited has managed the fund total by the issue of shares, and A Limited managed the total fund by the two-way issue of shares and issue of debentures. तो अब आप बताइए, जहां हम लिखे थे कि इंटरेस्ट आप कितना दिए, अब मैं वहां 8 रुपए लिखूं कि 4 रुपए? तो कंपनी ये मान रही है कि लोन लेने की वजह से मुझे इनकी तुलना में, माने बी लिमिटेड की तुलना में 4 रुपए टैक्स कम देने पड़े। तो मान लिया जाए कि मेरा ये लोन 8% पर ना होके बल्कि 4% पर है। तो रियली पेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट इन योर क्वेश्चन 8%। इसलिए यह पढ़ाना जरूरी था कि जो आप देख रहे हैं कि 10% या 8% डिबेंचर के मुख पर लिखा है, वो 10 या 8 वास्तव में नहीं है, वह वास्तव में कुछ और है। उस पर इंपैक्ट ऑफ टैक्स दिखेगा, राइट है। इसलिए उन्होंने फार्मूले को साफ साफ न लिख करके उसमें संशोधन किया। तो आपको ये समझना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है उसे भी आप थोड़ा सा संशोधित करेंगे, रेक्टिफाइड करेंगे, और जो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर लिखा है उसे भी आपको ठीक करना है। तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर वास्तव में फेस नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वास्तव में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो इन दोनों पॉइंटों को रेक्टिफाई करने के लिए ही आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, राइट है। तो आप इस बात को अब समझ रहे होंगे, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए, क्लियर है। अब आपको फार्मूला में लिखता हूं तो फार्मूला समझने में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको उदाहरण लेके समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं आपसे महीने में 2000 रुपए फीस लेता हूं, मान लीजिए। तो ये 2000 रुपए फीस है पर मंथ है, माने 30 या 31 दिन की फीस है। लेकिन अगर महीने में क्लास 25 दिन ही चले, 24 दिन ही चले,
तो आपके माइंड में कभी कभी यह भी सोचना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो तो 25 ही दिन पढ़ा है, 24 दिन ही पढ़ा है। ये फीस कहने के लिए तो 2000 रुपये महीने की है, लेकिन रियली फीस हैज बीन पेड बाय यू टू योर टीचर अगेंस्ट ओनली फॉर 25 days। और हाउ मेनी डेज योर क्लासेस, है कि नहीं, और वंश जितना वो चलते हैं उतना ही माने जाएंगे। ये बात आपको, वही बात यहाँ पर, वही सिद्धांत यहाँ पर एक्टिवेट है। आप आइए देखिए, अब अगर आप फार्मूले को देखेंगे तो कास्ट ऑफ डिविडेंड या डेब्ट या डिवेंचर या बॉन्ड यही होगा। तो क्या लिखा जा रहा है यहां, इंटरेस्ट इंटू लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन, यहां मैंने क्या लिख दिया, एक्चुअल अमाउंट और रिसीव्ड, ये लिखा हुआ है। अब आप दोनों का सेंस समझ चुके हैं, राइट है। अब आप जरा सोचें, हम मैं क्या लिखूं, यहां हम 8 रुपए लिखें कि 4 रुपए लिखें, वही लिखा है ना, 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है, 50%। तो एक में से 50% घटाएंगे तो 50 ही तो बचेगा, माने आधा। तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 8 रुपए का आधा करेंगे 8% का तो 4% हो जाएगा। बोलिए, तो यहाँ आपने लिखा 4, है कि नहीं। और एक शेयर मान लीजिए अगर 100 रुपए का था ना, पूरे 100 रुपए आपको, एक शेयर नहीं, डिवेंचर, एक डिवेंचर अगर 100 रुपए का था तो देखना है कि क्या वाकई कंपनी के हाथ में 100 रुपए ही आए थे। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि 100 रुपए के डिवेंचर तो जरूर थे, लेकिन डिवेंचर को इशू करने में 2 रुपए खर्च हो गए, इशू करने में 2 रुपए खर्च हो गए, ये सब कार्यक्रम संपन्न करने में 2 रुपए निकल गया। 2 रुपए डिस्काउंट भी देने पड़े, 98 में इशू हुए, तो इसका मतलब कुल 4 रुपए निकल गए। तो अब आप बताइए वास्तव में कितने रुपए आपको बिजनेस करने के लिए मिले, 96। बात समझ आने लगी। और यदि आप आंसर को परसेंट में चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100। या मैंने क्यों 4 लिखा हुआ, समझ गए ना, क्योंकि आपका 4 रुपए टैक्स ने बचा लिया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, दैट इज हियर 4%, राइट है। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका परसेंट क्या बन रहा है। मोबाइल से कैलकुलेट करके देखिए, करिए। $4.166 है, तो मैंने 17% कर दिया। अब आप जरा सोचिए, जो डिवेंचर आपने 8% पर इशू किया था, उसकी कास्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी पड़ रही है, 4.17%। इसलिए आप ये पढ़ रहे हैं। ये किसका इंपैक्ट है, रियली इट इज ए इंपैक्ट ऑफ मैनेजमेंट। यही मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस में यही डिफरेंस है। बिजनेस फाइनेंस व्यवसाय में एम्प्लॉयड कैपिटल की बात करता है, लेकिन कैपिटल किस तरह से लगाई जाए, यह जब तकनीकी रूप में बात की जाती है तो उसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है। इसका मतलब आप दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, इसमें मैनेजमेंट ने काम करना शुरू किया है, तो ये मैनेजमेंट है। आप यहां देखेंगे
तो आपको इस समझ में आने लगेगा कि अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का इस कंपनी से बेहतर है। ए लिमिटेड का ग्रेटर है किससे? बी से। जबकि परफॉर्मेंस प्रॉफिट के नाम पर दोनों का सेम है, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस सेम है, बट स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल डिफरेंट है। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इक्वल है लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल डिफरेंट है। उसका इम्पैक्ट आपने क्या देखा कि सब कुछ सेम होने के बावजूद भी ए लिमिटेड की मार्केट की वैल्यू बी लिमिटेड से बेहतर मानी जाएगी। उसके पीछे कौन है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट है। आइए, एक फार्मूला तो ये हुआ, ये किस संदर्भ में हो रहा है अब यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया। इस फार्मूले को अगर हम सांकेतिक भाषा में लिखें, जो बिजनेस फाइनेंस की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सांकेतिक भाषा है, तो आपको याद होगा कि मैंने क्या लिखा था। आई माइनस इंटरेस्ट रेट, सॉरी 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन बी जीरो। बी जीरो देखो छोटा लिखा है, जीरो माने जीरो ईयर। इसका मतलब जो बॉन्ड डिबेंचर या लोन आप लिए थे उसके बदले कितने रुपए वास्तव में आपके हाथ में आए थे, राइट है। ये इसकी सांकेतिक, इसका सांकेतिक फार्मूला है। लेकिन यहां केडी के नीचे लिख लें, ये डिबेंचर कैसे हैं? रिडीमेबल। इररिडीमेबल बोलिए, नहीं इररिडीमेबल, IRR इररिडीमेबल, इररिडीमेबल। अब फिर से दूसरा फार्मूला लिख लें केडी, और यहां लिख दें रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब आपको समझ में आता है ना। हालांकि आप लोग जानते हैं इस बात को, हमने पिछले क्लास में इस बात को एक्सप्लेन किया था कि वास्तव में तो ऐसा कोई डिबेंचर नहीं है जो रिडीमेबल ना होता हो, क्योंकि अंततः जैसे एक मनुष्य की तो मृत्यु हो ही जाएगी, कितने ही सुपरविजन में रखा जाए, वैसे ही डिबेंचर का भी पेमेंट तो हो ही जाएगा। न उस हो सकता है कि एक्स को किया जाए तो वाई उसके लड़के को किया जाए, कभी न कभी तो उसका रिडम्पशन हो ही जाएगा। तो अगर इस लिहाज से सोचें तो सारे डिबेंचर रिडीमेबल ही हैं, राइट है। लेकिन यहां पर इतने माना जाता है कि क्या इशू करते समय ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर कुछ उसमें मेंशन था रिडम्पशन पीरियड, इफ नो तो उसको क्या मान लेते हैं? इररिडीमेबल। और अगर कोई टाइम पीरियड में उसमें मेंशन है तो क्या मान लेते हैं? रिडीमेबल। अब इररिडीमेबल और रिडीमेबल में डिफरेंस तो हमने समझ लिया। यहां फंडामेंटल क्या डिफरेंसेस होगा? डिफरेंस यह है कि जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं, माने कंपनियां रिडीम करती हैं, तो आमतौर पर जनरली जितने रुपए की एक डिबेंचर होता है उससे कुछ ज्यादा पेमेंट करती है इंटरेस्ट के अलावा। तो ज्यादा वाले अमाउंट को क्या बोलते थे आप? प्रीमियम, राइट है। तो अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि आपने डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम करने का वादा किया है आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years, 10 years, 20 years। तो यह बात भी ध्यान में रखनी है कि आप ज्यादा पेमेंट करेंगे, तो जब ज्यादा पेमेंट करेंगे तो उसका भी तो असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कास्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? आइए, अगर हम लोग यहां पर फार्मूले को दिमाग में रखें, क्या हमारा फार्मूला है इंटरेस्ट
इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, राइट है, 1 माइनस टैक्स रेट प्लस, यहां प्लस कर दिया, प्लस क्या यही रहने दीजिए, नीचे यहां लाइन खींच देंगे। दो बातें यहां महत्वपूर्ण हैं, वो क्या है, जब आप डिबेंचर इशू किए थे तो कितने रुपए आपको मिले थे, इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड प्लस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड प्लस कितने रुपए आपको 5 वर्ष 7 वर्ष बाद रिडीम करने हैं, अमाउंट रिडीमेबल अपान, यहां लिख देंगे एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। अगर ये डिवेंचर ये बांड 5 वर्ष के बाद रिडीमेबल हैं तो डिवाइडेड बाय 5 कर दें, 10 है तो 10 कर दें, राइट। और फिर क्या करेंगे, यही बात यहां फिर से लिख दें, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड प्लस अमाउंट रिडीमेबल अपॉन 2, यहां माइनस होना चाहिए, माइनस है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये आप देखिए, ध्यान दीजिए, फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें थोड़ी सी एक बात बढ़ाई गई, जैसे मान लीजिए जब आप डिवेंचर इशू किए थे तो आपको, अभी जो एग्जांपल मैंने लिया था तो उसमें 4 रुपए खर्च हो गए थे, तो मिले कितने थे वास्तव में 96। जब आप 5 इयर्स के आफ्टर रिडीम करेंगे तो मान लीजिए 112 रुपए में रिडीम करेंगे। ये क्वेश्चन में लिखा है कि सच टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स बाय द कंपनी an amount of rupees 112 in place of 100 rupees। 100 रुपए के डिबेंचर के बदले 112 रुपए आप देंगे। अब आप जरा सोचिए, इसका मतलब 12 रुपए इधर ज्यादा हुआ, 4 रुपए इधर, 16 रुपए का भार आपके ऊपर पड़ रहा है। इन 16 रुपयों को भी आप ही झेलेंगे, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। इसका मतलब कंपनी ने कहा कि मान करके चलिए कि वो 16 रुपए 5 वर्ष में आपको राइट ऑफ करने हैं, तो 3 रुपए 20 पैसे बन रहे हैं पर ईयर, राइट है। तो ये भी तो कास्ट आप ही के ऊपर आ रही है, तो डिवाइडेड बाय 5 मीन्स क्या, पर ईयर उसकी क्या कास्ट आ रही है, तो 3 रुपए 20 पैसे आए, बोलिए। इसका मतलब यह हुआ, और यहां क्या कह रहे हैं, अब तो समझ गए ना पॉइंट। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये फिगर ज्यादा हो, जब आप डिवेंचर इशू किए हो तो आप 110 रुपए पाए हो, रिडीम करना है तो 105 ही पर करना है, बोलिए। ये भी आप समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो यहां 5 आएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया आ रहा है, राइट। वो तो आप प्लस माइनस कर लेंगे। अच्छा, फिर यहां पर ये कह रहे हैं कि कितने रुपए आपको मिले थे शुरू में, वही 96, कितने देने हैं 112, 96 प्लस 112 डिवाइडेड बाई 2, राइट है। यस। इससे कितना ज्यादा है ये 16 रुपए, 16 में 2 का भाग हुआ, मान लीजिए 8 रुपए आए, 8 अगर इसमें जोड़ दें तो कितना हो रहा है 100। इसका मतलब ये क्या बताना चाहता है कि रियली आपके पास जो रुपया है वो कितना है
औसत में 104 रुपए। इसी 104 रुपए से कमाई करके आप ये सारा पेमेंट करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया यहां ऐसा क्यों किया गया है, यहां एवरेज अमाउंट निकालने के लिए। क्लियर है? आइए, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। तो क्या डिफरेंस किया गया? ये कॉन्सेप्ट इतना तो वही है, बोलिए। केवल इसमें फंडामेंटल जोड़ा गया। यहां जानते हैं क्या माना गया था? थोड़ा उसको और स्पष्ट कर दें। आप कहेंगे सर ये भी अगर एक समय के बाद रिडीम हो ही जाएगा, तो कहा जब कुछ लिखा नहीं है कि कितने रुपए में रिडीम होगा, तो ये मान लिया जाता है कि 100 ही रुपए में रिडीम होगा। तो अगर 100 ही रुपए में रिडीम हुआ, 100 ही रुपए मिले भी थे, सब कुछ 100 ही हो, तो फिर क्या दिक्कत की बात है? हम यहां लिख देंगे इस प्लेस पर 100 माइनस 100 अपान 5। आप बताइए कुछ आएगा? नहीं आएगा। इस फार्मूले को यहां लिखने का कोई लाभ निकलेगा या यहीं पर कोई लाभ निकलेगा? तो यदि कोई डिवेंचर रियली 100 रुपए में इशू किया गया हो और आफ्टर 5 ईयर्स 100 रुपए में ही रिडीम भी किया जाए, तो किसी प्रकार का कोई लाभ होगा इस फार्मूले को यहां लिखने से? नहीं होगा। और यहां भी अगर मैं लिखूं 100 और यहां भी लिखूं 100 अपान 2 करूं, तो क्या कुछ यहां परिवर्तन होगा? तो इससे बढ़िया है कि अगर ये दोनों फिगर सेम हैं तो मुझे यहां फिर इतना लिखने की क्या जरूरत है? यही अमाउंट न नोट कर दें, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये बात परीक्षा में पूछी जाती है कि अगर फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू सेम हो तो क्या इस दूसरे वाले फार्मूले की जरूरत है? नहीं, आप अपने पहले फार्मूले से ही काम बना लेंगे। राइट है कि नहीं? ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप ये ना सोचें कि दोनों फार्मूले अलग अलग हैं। दोनों फार्मूले वास्तव में एक ही हैं, केवल कंडीशन बदल रही है। अगर रिडीमेबल वैल्यू अलग हो रही है तो बिना इस फार्मूले के काम नहीं चलेगा। इफ बोथ आर इक्वल, तो इस फार्मूले के लिखने का कोई औचित्य नहीं। सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 फिर 100 आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि सारी बातें करीब करीब सर एक हैं। ये लिखा गया है विभिन्न परिस्थितियों के लिए। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक हैं। जैसे जोड़ और गुणा, मल्टीप्लाई, दोनों एक। अरे भाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, आप ऐसा भी तो कर सकते थे 8 को 2 बार लिख के जोड़ दें, बोलिए, तो भी तो वही हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब वो कह रहा है कि 8 2 बार है। 8 को 2 बार करिए तो गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अगर 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखा है तो 8 को 4 बार लिख के जोड़ दीजिए तो भी तो 32 आएगा। लेकिन विद्वानों ने कहा कि जब इस तरह से क्वेश्चन होगा कि 8 मल्टीप्लाइड 315, तो यार तुम कितना देर तक लिखोगे, परेशान हो जाओगे, बोलिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और इतने नहीं करेंगे, तब आप ऐसे लिख के कर देंगे 315 into 8, क्योंकि इस गुणा को करने में, इस गुणा को करने में भी आप जानते हैं कि परेशानी अलग अलग तरह की है। सब कुछ महोदय एक ही है, केवल आपके समझने देखने का नजरिया है। तो मूल कॉन्सेप्ट एक ही होता है, वह एज पर कंडीशन और सिचुएशन इनलार्जमेंट हम बढ़ाते घटाते करते रहते हैं। बात समझ आ गई? कहानी सबकी एक है। आइए
तो अब आपके माइंड में ये बात बन जानी चाहिए कि वास्तव में दोनों फार्मूलों का मौलिक कॉन्सेप्ट एक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक है। अगर कुछ डिफरेंस है तो डिवेंचर का अलग अलग तरह का होना, राइट। अब प्रश्न बनता है कि मैं एक एग्जांपल के माध्यम से दोनों फार्मूलों को सॉल्व करके दिखा दूं कि सॉल्व कर लेंगे आप लोग। एक एग्जांपल नोट करिए, लिखिए ABC लिमिटेड। सारे लोग, हमको नोट करने की जरूरत है क्या? नहीं, आप लोग नोट कर लें, हम बोल देते हैं। ABC लिमिटेड इशूड $12.5% debentures, 12.5% debentures redeemable after 7 years, redeemable after 7 years। लिखा? बात तो समझ में आ रही होगी, बोलिए। और एक डिवेंचर कितने रुपए का है? लिख लीजिए, द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज ₹100। फेस वैल्यू डिवेंचर की कितनी है? 100 रुपए। विथ फ्लोटेशन एक्सपेंसेस, with flotation expenses 5% and issuing cost 1%। इशू करने का, निर्गमित करने की लागत, issuing cost 1%, फुल स्टॉप। रेट ऑफ टैक्स इज 40%। Rate of tax is 40%, राइट है। आप लोगों ने प्रश्न को समझ लिया। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। बोलते रहा करिए, जवाब देना चाहिए ना। 100 रुपीज है, 4% फ्लोटेशन कास्ट निकल गई, तो माने 100 रुपए का 4% माने 4 रुपए, 5% है। वेरी गुड। और 1% है इशूइंग कास्ट, तो 6% तो ये निकल गए। अब आप जरा सोचिए, तो इसका मतलब 100 रुपए का अगर एक डिवेंचर है तो 6 रुपए तो यूं निकल गए, बचा कितना? 94। इसका मतलब रियली आपके हाथ में आया कितना? 94। अब इसी 94 के बदले आपको देना कितना पड़ेगा? 12.5% इंटरेस्ट, 12.5%, राइट है। क्वेश्चन एक बात और कह रहा है कि ये सारे डिवेंचर रिडीम कर दिए जाएंगे कितने दिनों के बाद? 7 वर्ष के बाद। लेकिन ये नहीं लिखा गया क्वेश्चन में कि कितने रुपए में रिडीम होंगे। तो जब कुछ नहीं लिखा गया तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपए, उतने में ही रिडीम होगी। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि रिडीमेबल वैल्यू इनकी 105 रुपए या 110 रुपए है, थोड़ा और मजा आता, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इस फार्मूले में हम वैल्यू रखें तो 12.50 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना था? 40%। एक में से 40% निकालेंगे तो 60% बचेगा। इंटू 60/100 कह दें? चलिए इतना ये हो गया, प्लस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना आपके हाथ में आया था? 94 माइनस कितने रुपए देने पड़ेंगे?
का सर कुछ बताया तो नहीं है, तो 100 ही मान के चले। कितने वर्ष? 7। अब टोटल के अपान लिखा जाएगा 94 + 100/7। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कितने % कास्ट ऑफ डिवेंचर की वैल्यू बन रही है। जरा सॉल्व करिए, देखें आप लोग कैलकुलेशन की क्या पोजीशन है। और अपान 2, वेरी गुड। सॉल्व कर लेंगे आप लोग कि हम करें? कर लेंगे। कुछ श्रीवास्तव लोग भी क्लास में बैठे हैं तो सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। सुनते हैं मैथमेटिक्स के यही लोग जन्मदाता हैं। इनके जो पौराणिक देवता हैं चित्रगुप्त जी, वो दिन भर कैलकुलेशन ही तो किया करते थे। ये लिखा है 12.50 का 60%, 6 पंजे 30, 72, 7.5 रुपए ये हो गए। राइट है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 97, निकालिए। मोबाइल से कैलकुलेटर से कर लीजिए। अगर दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेटर से कर लें, जिससे हम आगे बढ़ें। राजाराम त्रिपाठी की ज्यादा चोट लग गई है क्या? आप लोग बहुत समय ले लिए भाई, और कैलकुलेटर भी देख रहे हैं, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, फिर भी नहीं बना पाए। कैलकुलेशन बहुत वीक है। कितना रहा भाई मिश्रा जी? कि आ ही नहीं रहा है। सर 151.34। कितना आ रहा है? 151 क्या? 151। अंग्रेजी में ठीक है, हिंदी में गड़बड़ है। 151 बोला जाता है, पढ़े लिखे आदमी है। साढ़े 12% पर ही डिवेंचर इशू हुआ है। और इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे तो कंपनी को आप खत्म कर देंगे। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, घर पर आप लोग पढ़ करके कैलकुलेट करके आइएगा, तो फिर कल आपसे बात करेंगे।
राइट। ये आएगा 0.086, राइट है। और प्रतिशत में जब आप बात करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.6%। इसका मतलब कंपनी ने वास्तव में उनको कितना दिया? 12.5 रुपए नहीं दिया, कंपनी ने उनको दिया 8.6%। जो कास्ट ऑफ डिवेंचर है दैट इज हियर ओनली 8.6%, राइट है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करें, यह मान करके चलें कि रिडीमेबल नहीं है। अगर रिडीमेबल नहीं है तो कैसे सॉल्व करते आप? 12.50 इंटू 60/100 फॉलो कर रहे हैं? यस। अपॉन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 94। इस तरह से करते हैं। और ऐसा करते थे कितना हो जाता? 7.5 अपॉन 94 इंटू परसेंट में जानना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट है। देख लीजिए कितना रहा है, मोबाइल से देखिए, कैलकुलेशन ठीक करिए, नहीं उसका बड़ा बैड इंपैक्ट आपके एग्जामिनेशन पर होगा। तमाम सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 7.97 7.97%, मोटी मोटी बात 8%, राइट है। ये इनकी कास्ट ऑफ कैपिटल है। कास्ट ऑफ कैपिटल क्यों कम हो रही है, इसका इंपैक्ट समझ रहे हैं ना? ड्यू टू द रेट ऑफ टैक्स। एक बात और जान लें, ये जो टैक्स का रेट है यह केवल कास्ट ऑफ डिवेंचर को अफेक्ट करता है। ये कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कास्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स को प्रभावित नहीं करता, राइट। तो इस तरह से ये पॉइंट आपका फिनिश हुआ। और अब हम लोग अपने कल के क्लास में पढ़ेंगे कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो आज का क्लास यही विराम करते हैं। थैंक यू। कैलकुलेशन इंप्रूव करिए आप लोग, कैलकुलेशन बहुत वीक है, इंप्रूव इसको बना के लाइएगा, कल देखेंगे आपका।